हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेरे लाडलो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया। और पिछले वीडियो में हमने देखा था शून्य कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया भी उसी प्रकार से बनने वाली है जिस प्रकार से हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात की थी। देखो क्या होता है यहां से। प्रथम का मतलब क्या हो गया मेरे लाडलो, एक हो गया। कोटि का मतलब उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। वो क्या बन जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी। परिभाषा देखी जाए तो बनती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रथम घात के समानुपाती होता है। वहां शून्य घात के समानुपाती था और यहाँ प्रथम घात के समानुपाती होता है, क्योंकि कोटि कितनी है मेरे लाडलो, एक बताई गई है। तो वे अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वो कहलाती है मेरे लाडलो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो अब क्या करना है हमें, एक अभिक्रिया वही माना, एक अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये एक अभिक्रिया जा रही है। यहाँ ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अब मैंने प्रारंभ में अभिकारक की ए सांद्रता मान ली, वही प्रोसेस है पूरा। अभिकारक की कितनी सांद्रता मान ली मैंने, ए सांद्रता मान ली। तो उत्पाद की कितनी सांद्रता होगी, 0 सांद्रता होती है, क्योंकि प्रारंभ में केवल अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है प्रारंभ में। और प्रारंभ में मेरे लाडलो क्या होता है, t बराबर 0 होता है। ये होता है प्रारंभ में। अब किसी समय की बात की जाए, t समय पर। अब t समय पर सांद्रता कितनी हो गई, a माइनस एक्स। ये सांद्रता किसकी बच गई, अभिकारक की। तो उत्पाद की कितनी सांद्रता बच गई, x सांद्रता। उत्पाद की कितनी सांद्रता हो गई, x सांद्रता हो गई। ये t समय की बात है। a क्या है मेरे लाडलो, प्रारंभिक सांद्रता है। अच्छा, a माइनस एक्स क्या है, t समय पर अभिकारक की सांद्रता। t समय पर अभिकारक की सांद्रता। x क्या है, x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है। x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है। और देखो t बराबर 0 पर, x बराबर भी कितना होगा मेरे लाडलो, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ में केवल अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अब वही प्रक्रिया, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता कितनी है, टी समय की बात करूंगा। अभिकारक की सांद्रता कितनी है मेरे लाडलो, a माइनस एक्स की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। यही कहता है परिभाषा की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। अब यहां से वेग के बारे में देखो, वेग को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। और अभिकारक के लिए मेरे लाडलो क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। उत्पाद के लिए क्या लगाया जाता है, प्लस लगाया जाता है। तो यहां अभिकारक की बात करूंगा तो अभिकारक के लिए वेग क्या हो जाएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स की सांद्रता अपॉन ये डी टी। ये सांद्रता का परिवर्तन और ये समय का परिवर्तन। अभिकारक के लिए क्या लगा दिया मैंने, माइनस साइन लगा दिया। ठीक है गुरुजी, ये समानुपाती स्थिरांक होता है और समानुपाती स्थिरांक को हटाना आवश्यक होता है। तो इसके स्थान पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है
और फिर जाके एक बराबर का निशान लगाते हैं, तो बराबर का निशान और कांस्टेंट लगा दिया मैंने k1। इसकी पावर 1 है तो ये मान यो का त्यों रहेगा और क्या बन गया a माइनस एक्स। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये क्या बन गया। अब इसका आप अवकलन करो, इसका हमें अवकलन करना है, डी अपॉन डी टी की फॉर्म है तो अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो वही प्रक्रिया, ये प्रारंभिक सांद्रता है और प्रारंभिक सांद्रता एक कांस्टेंट राशि होती है, तो कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है मेरे लाडलो वो 0 होता है। तो यहाँ माइनस अवकलन के बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये dx अपॉन क्या बच गया dt। तो इसका जब अवकलन करेंगे d अपॉन dt का तो क्या बन गया dx अपॉन ये dt बन गया, बराबर क्या हुआ ये k1 a माइनस एक्स की सांद्रता। ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण। क्या होता है मेरे लाडलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण, अवकल समीकरण होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण होता है। और यहां पर ये k1 क्या है, k1 का मतलब हो गया प्रथम, तो ये क्या हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। k1 क्या होता है मेरे लाडलो, यहां मैं k1 की बात करूं तो k1 बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक होता है। तो ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया बनी, कब बनी, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ये एक अभिक्रिया मान ली, ये प्रारंभिक सांद्रता और ये t समय पर सांद्रता, तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वेग हो गया माइनस डी, अभिकारक की सांद्रता पूर्ण सांद्रता में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक हटाया, बराबर का साइन लगा दिया, k1 हो गया a माइनस एक्स। जैसे इसका अवकलन किया जाता है dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स की सांद्रता। और ये होता है मेरे लाडलो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण। और k1 क्या होता है, यहाँ पर k1 होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हमने अवकल समीकरण ज्ञात कर लिया, तो वही प्रक्रिया हम समाकल समीकरण निकालते हैं। अब हमें निकालना होगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकल समीकरण क्या होता है या समाकलन समीकरण क्या होता है। तो अब हम ज्ञात करेंगे समाकलन समीकरण, समाकलन समीकरण। देखो अवकल समीकरण से ही समाकल समीकरण ज्ञात किया जाता है। तो अवकल समीकरण हमने क्या ज्ञात किया है, ये dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1, ये अवकल समीकरण था। अब हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए x को एक तरफ लेकर जाता हूं, t को एक तरफ लेकर जाता हूं, इस a माइनस एक्स को इधर लेकर आ गया तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, x के पद एक तरफ हो गए बराबर ये k1 और ये क्या हो गया मेरे लाडलो dt हो गया। इधर भी dx की फॉर्म आ गई, इधर dt की फॉर्म आ गई। तो अब मैं दोनों तरफ समाकलन कर सकता हूं। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन कर दो। समाकलन का साइन किस प्रकार से होता है, ये समाकलन का साइन होता है समाकलन 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर k1 और ये समाकलन कर दिया ये dt, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है मेरे लाडलो, अब यहां से 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस एंटीलॉग a माइनस एक्स, ये इसका समाकलन होता है 1/a माइनस एक्स, इसका समाकलन होता है एंटीलॉग a माइनस एक्स होता है बराबर ये कांस्टेंट राशि होती है k1 और कांस्टेंट राशि समाकलन के बाहर आ जाती है। और dt का समाकलन क्या हो गया मेरे लाडलो t हो गया, तो यहां से क्या बन गया k1 इंटू टी और एक समाकलन स्थिरांक अवश्य लगाया जाता है। यहां आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो
1/x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो एंटी लॉग x होता है। इस फॉर्मूले से ये प्राप्त हुआ है। माइनस है तो यहाँ क्या आ गया, माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स बराबर, ये कांस्टेंट राशि थी, k1 बाहर आ गया और dt का समाकलन t और एक समाकलन स्थिरांक लगा दिया i, सो i लगा दो या c लगा दो, ये समाकलन स्थिरांक होता है। c क्या होता है, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। अब ये समाकलन स्थिरांक प्राप्त हो गया और समाकलन स्थिरांक हमें हटाना होता है, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना होता है, देखो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में क्या होता है मेरे लाडलो, t बराबर 0 होता है, सभी को पता है, इक्वेशन से हमने देख लिया था पहले, t बराबर 0 होता है और t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या होता है, x बराबर भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है और मेरे लाडलो t बराबर 0 पर उत्पाद में कुछ बदलता ही नहीं है, तो x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये t बराबर 0, x बराबर 0 लगा दिया हमने, इक्वेशन नंबर इसे दे देता हूं 2। यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स, तो x के स्थान पर मेरे को क्या लगाना है, 0 लगाना है, एंटी लॉग a माइनस ये 0 लगा दिया बराबर k1 0 और ये c, ठीक है, t बराबर 0, x बराबर 0, इस समीकरण में मैंने मान लगा दिया, तो ये कितना हो गया 0, इसमें से घटाया 0, तो यहां से c बराबर क्या निकल के आया, माइनस एंटी लॉग a, माइनस एंटी लॉग a। बस यही मान इक्वेशन 2 में लगा दो, यह मान समीकरण 2 में लगाने पर मान आया माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स बराबर k1 इंटू टी प्लस c है और c के स्थान पर क्या आया, माइनस एंटी लॉग a, तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एंटी लॉग a। कहां से प्राप्त हुआ ये c का मान, समाकलन स्थिरांक का मान कहां से प्राप्त हुआ, प्रारंभ में हमने देखा t बराबर 0 पर x बराबर क्या होता है, 0 होता है। बस यही प्रक्रिया हमने कहां पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करने पर हमें c का मान प्राप्त हुआ माइनस एंटी लॉग a। ठीक है दोस्तों, बस यही मान हमने लगा दिया, माइनस एंटी लॉग a माइनस एक्स की सांद्रता बराबर k1 इंटू टी माइनस एंटी लॉग a। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग को लॉग में चेंज करना है, या इससे पहले आप ये माइनस इधर है, माइनस सब में पूरी इक्वेशन में माइनस का भाग देने पर, माइनस का भाग देने पर, माइनस का भाग देने पर, दोनों तरफ माइनस का भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग a माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर यहां क्या हो जाएगा, माइनस k1 इंटू टी, यहां प्लस हो जाएगा एंटी लॉग a। ठीक है दोस्तों, अब हमने एंटी लॉग का एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि एंटी लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करते हैं। हमने एक बताया था कि एंटी लॉग बराबर होता है 2.303 और ये लॉग, एंटी लॉग को लॉग में चेंज करने की ये प्रक्रिया होती है। बस एंटी लॉग को लॉग में चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, यहां से 2.303 लॉग a माइनस एक्स बराबर माइनस k1 इंटू टी, और क्या हो गया 2.303 लॉग a। क्लियर है दोस्तों, कुछ नहीं किया, केवल एंटी लॉग को लॉग में चेंज किया है, और एंटी लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा कर दिया जाता है। बस अब यहां पूरी इक्वेशन में 2.303 का आप भाग लगा दो, तो यहां से क्या बनने वाला है, दोनों तरफ भाग लगा दिया पूरी इक्वेशन में, 2.303 का भाग देने पर क्या बन जाएगा, लॉग a माइनस एक्स, इसमें भाग लगा दिया बराबर माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस क्या हो गया, लॉग a प्राप्त हो गया, कि हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है। क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ 2.303 का भाग लगा दिया, तो इसमें भाग लगाया, इसमें भाग लगाया, इसमें भाग लगाया, भाग लगने भी ये तो कट गए, बचा क्या यहाँ पे, तो क्या हो गया, लॉग a माइनस एक्स बराबर
माइनस K1 अपॉन 2.303 टी प्लस लॉग ए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखो आगे की कहानी। देखो वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो गया है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप साथ साथ पेन और कॉपी लेकर बैठें और साथ साथ इसको समझते चलें और उतारते चलें। अब देखो ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3, इक्वेशन नंबर 3, y बराबर mx प्लस सी के अनुरूप है। y बराबर mx प्लस सी के अनुरूप है, जो कि सरल रेखा का समीकरण होता है। और अंतःखंड कितना है? c। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या है? c। ये y बराबर mx प्लस c। y क्या होता है? y अक्ष। x क्या होता है? x अक्ष। m होती है प्रवणता और c होता है मेरे लाडलो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो इस समीकरण में log a माइनस x और समय के मध्य जैसे ही मैं ग्राफ खींचता हूं, देखो log a माइनस x बराबर माइनस K1 अपॉन 2.303 t प्लस log a। y के स्थान पर ये हो गया, m के स्थान पर ये हो गया, x के स्थान पर ये हो गया, c के स्थान पर ये हो गया। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। इसमें काट y इस अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा? log a होगा। अब जैसे ही मैं यहां ग्राफ बनाता हूं इस समीकरण का, log a माइनस x, और जैसे समय के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो अंतःखंड कितना हो गया? यहां पर log a। अब देखो ये है प्रवणता, और प्रवणता ढाल tan थीटा एक ही बात होती है, लेकिन ये जो प्रवणता है वो माइनस में है। यदि प्रवणता प्लस में होती तो ग्राफ इस तरह से चला जाता, लेकिन ये प्रवणता क्या है? माइनस में, मतलब प्रवणता घट रही है। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है मेरे लाडलो, जिसका ढाल बराबर प्रवणता बराबर tan थीटा कितना होगा मेरे लाडलो? माइनस K1 अपॉन 2.303। ये इसका ढाल होता है, इसका tan थीटा होता है, इसका प्रवणता होता है। तो इस समीकरण का ग्राफ देखा जाए तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा? log a माइनस x और समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, जिसका काटा गया अंतःखंड कितना होगा? log a के बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ था। आगे चलते हैं। तो हमने समीकरण 3 प्राप्त कर ली, और हमारी समीकरण 3 क्या थी मेरे लाडलो? log a माइनस एक्स बराबर माइनस K1 अपॉन 2.303 t प्लस log a। ये समीकरण हमने 3 प्राप्त कर ली थी, और इसका ग्राफ भी हमने देख लिया कि किस प्रकार से इसका ग्राफ बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं हम कि इसको इधर लेकर जाते हैं और log को एक तरफ लेकर जाते हैं। तो ये माइनस का पद है, इसको इधर लेकर गया, प्लस में हो गया। तो क्या बन गया? K1 अपॉन 2.303 t, माइनस का पत्ता पूरा इधर आ गया। यहां पर इधर है, ये इधर प्लस में है, तो इधर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहां क्या लिख सकता हूं? log a, ये माइनस में आ गया, माइनस log a माइनस x। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे। बस कुछ नहीं, log के पदों को एक तरफ ले लिया, इसको एक तरफ ले लिया। अब क्या होता है? K1 अपॉन 2.303 इंटू टी बराबर, ये log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस b। ये log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? log a अपॉन b। ये log की प्रॉपर्टी होती है। मैंने log पर वीडियो बना दिया है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। तो यहां इसे किस प्रकार लिख सकता हूं? log a अपॉन a माइनस एक्स। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं। अब यहां से यदि K1 का मान निकाला जाए तो यहां से K1 का मान क्या होगा? K1 का मान यदि निकाला जाए तो K1 बराबर
इसको इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी का भाग लग जाएगा इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की सांद्रता। ये होता है मेरे लाडलो प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। और इसी समीकरण पर ढेर सारे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो क्या हो गया, K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की सांद्रता। जहां K1 क्या है, एक एक को देखो। K1 क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, ये एक कांस्टेंट राशि होगी। टी क्या है, समय है। ये लॉग ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। ए माइनस एक्स क्या है, टी समय पर अभिकारक की सांद्रता है। टी समय पर अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे देखो। यदि मान लीजिए मैं ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में ये सांद्रता का पद हो गया और ये समय का पद हो गया। ये सांद्रता का पद हो गया और ये समय का, देखो इधर ये सांद्रता का पद है और ये समय का पद है। तो मैं इसी इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बराबर K1 अपॉन 2.303 इंटू क्या हो गया टी। ये समीकरण लिखा है, केवल कुछ नहीं किया है, ये समीकरण ऐसे लिखा है। अब देखो, यदि इस समीकरण का ग्राफ बनाया जाए, यदि इस समीकरण का ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दे देना, यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देना। यदि इसका ग्राफ बनाऊं मैं तो ये समीकरण किसके बराबर होगी, y बराबर mx के अनुरूप होगी मेरे लाडलो। क्या होगी, y बराबर mx के अनुरूप होगी। यदि देखो, और ये y बराबर mx के अनुरूप कैसा ग्राफ प्राप्त होता है, ये है मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो, यदि इस प्रकार से ग्राफ बनता है, log a अपॉन a माइनस एक्स, और समय के मध्य जैसे ही ग्राफ खींचा जाए, ये सांद्रता के लिए है और ये समय के लिए है। तो किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा, एक मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिसका ढाल, जिसका tan थीटा कितना होने वाला है, K1 अपॉन 2.303। क्लियर है। अरे भाई, y ये हो गया, x ये हो गया, m ये क्या है, प्रवणता है, ढाल है, और प्रवणता कैसी है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ इस प्रकार से चढ़ता है। ठीक है मेरे लाडलो, तो इसका ढाल tan थीटा प्रवणता कितनी होगी, K1 अपॉन 2.303। यदि इसका ग्राफ देखा जाता है तो एक मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये प्राप्त कर लिया था, ये हमारा मेन इक्वेशन होता है K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स की सांद्रता। और यही होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, और इसी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको बनते हैं। तो ये तो हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण हमने ज्ञात कर दिया। अब यदि वह अंतराल की बात करता है कि कोई T1 और T2 समय का अंतराल दिया हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया में, समझना इस बात को, कोटि दी हुई है प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अंतराल दिया हुआ है T1 और T2 समय का। तो देखो किस प्रकार से होगा, हमने ज्ञात कर लिया, क्या है, K1 बराबर 2.303, ये इक्वेशन हमने ज्ञात की थी, T log a अपॉन a माइनस एक्स की सांद्रता। अब अंतराल दिया हुआ है T और T1 और T2 का, तो T इधर लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा, T बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस एक्स। इस प्रकार से हमने ये समीकरण थी, और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, अंतराल के बारे में। अंतराल T1 और T2 समय का। तो T1 समय पर क्या हो गया, T1 पर सांद्रता मैंने कितनी मान ली मेरे लाडलो, x1 मान ली। T1 पर सांद्रता कितनी हो गई, x1, A1 होगी क्या, अरे A1 होगी क्या, समझो बात को, अरे नहीं होगी, क्योंकि A तो क्या है मेरे लाडलो, प्रारंभिक सांद्रता है, और वो तो कन्फर्म है, फिक्स है, जितनी हमने एक बार ले ली उतनी फिक्स रहेगी। अच्छा,
यहां से K1 K2 कुछ और बदलेगा नहीं, क्योंकि K1 एक स्थिरांक होता है, इसलिए क्या बदलेगा K1 x1। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। T2 के लिए क्या हो गया, T2 बराबर 2.303 K1 log A/A माइनस x2 की सांद्रता। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब अंतराल निकालना है तो क्या हो गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब क्या हुआ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो भाई, 2.303 अपॉन K1 log A/A माइनस x, इसमें से माइनस करना है आपको 2.303 अपॉन K1 log A/A माइनस x। ये माइनस करना, क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है इसमें से, तो कॉमन कर दो। T2 माइनस T1 बराबर क्या हो गया, 2.303 अपॉन K1, दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहां से क्या बच गया, log A/A माइनस x माइनस log x2 और ये x1, सॉरी इट इज आवर मिस्टेक। यहां ये किसका मान लगा दिया मैंने, T2 का मान लगाया है, और यहां मैंने किसका लगाया है, T1 का मान लगाया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। A/A माइनस x1 और यहां पर क्या हो गया, x2, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया यहां log की प्रॉपर्टी लगेगी, log A माइनस log B, तो क्या हो जाएगा, log A/B हो जाएगा। तो किस प्रकार से बनने वाला है, T2 माइनस T1 बराबर 2.303, ये K1 हो गया, और ये क्या बन गया, log A/A माइनस x2 अपॉन A/A माइनस x1। A से A कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनने वाला है मेरे लाडलो, इक्वेशन ये बनने वाली है T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 इंटू लॉग A माइनस x1 की सांद्रता अपॉन A माइनस x2 की सांद्रता। इस प्रकार से बनती है, ये होती है अंतराल समीकरण। ये क्या होती है, अंतराल समीकरण। इसे इक्वेशन नंबर आप 6 भी दे सकते हो, या मैं इसे इस प्रकार लिखूं, यदि सांद्रता और समय के मध्य इसमें भी ग्राफ देखा जाए, सांद्रता और समय के मध्य इसमें भी ग्राफ देखा जाए, तो यहां से देखो सांद्रता किस प्रकार निकाल सकते हैं हम, log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, इसका मान निकालना है, इसका इधर भाग लग जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K1 अपॉन 2.303 और क्या हो गया, T2 माइनस T1, अंतराल हो गया। कुछ नहीं किया है, log A माइनस x1 इसका मान निकाला, इसका मान निकालने के लिए इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर भाग लगा दिया, बस ये प्रोसेस किया है। अब जैसे ही इसके और समय के अंतराल के मध्य जैसे ही ग्राफ खींचा जाता है, तो मेरे लाडलो वही ग्राफ प्राप्त होगा जो y बराबर mx से प्राप्त हुआ था, y बराबर mx। y के स्थान पर ये है, m के स्थान पर ये प्रवणता हो गई, और x के स्थान पर ये क्या हो गया, अंतराल हो गया। तो समीकरण कैसे प्राप्त होगी, तो एक मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है, तो ग्राफ क्या बनेगा, log A माइनस x1 अपॉन A माइनस x2, और जैसे T2 माइनस T1 के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो मेरे लाडलो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है, जिसका ढाल, इसका tan थीटा देखा जाए, इसका ढाल tan थीटा प्रवणता देखा जाए, तो क्या प्राप्त होगा, K1 अपॉन 2.303। ये था अंतराल समीकरण, कुछ भी नहीं करना है। T1 समय पर सांद्रता x1 हो गई, T2 समय पर x2 हो गई, T2 माइनस T1 का अंतराल निकाल लिया, इसमें इसको माइनस कर दिया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई, और इस इक्वेशन से सांद्रता और समय के मध्य जैसे ग्राफ प्राप्त होता है, तो यह समीकरण y बराबर mx के अनुरूप होती है। तो एक मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है मेरे लाडलो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब हम ज्ञात करने वाले हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल।
हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? वही प्रक्रिया देखो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? अर्धायु काल वह समय होता है, अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है या आधा विघटित हो जाता है मेरे लाडलो। वही क्या कहलाता है? अर्धायु काल कहलाता है। अर्धायु काल वह समय होता है, वह समय होता है जब कोई अभिकारक, जब कोई अभिकारक की सांद्रता, जब कोई अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है। वही मेरे लाडलो क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। देखो, और अर्धायु काल को टी हाफ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अर्धायु काल कब बनेगा? ये टी हाफ में कब बदलेगा? वह जब क्या होगा? ये x बराबर क्या होगा मेरे लाडलो? a/2 होगा। x बराबर क्या होगा? a/2 होगा। अब यह मान किसमें लगा दो आप? इक्वेशन जो हमने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की थी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, क्या थी वो? हमने यह प्राप्त किया था कि t बराबर k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की सांद्रता। यहां से t का मान निकालो तो t का मान क्या निकलेगा? t बराबर 2.303 अपॉन k इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स की सांद्रता। ये हमने ज्ञात की थी। अब यहां से टी हाफ कब बन जाएगा? जब हमें क्या लेना है? x बराबर हमें क्या लेना है मेरे लाडलो? a-2 लेना है। क्या लेना है? x बराबर a-2 लेना है। देखो इधर बदल दो समीकरण को, किस प्रकार से बदलेगी? अब मैं मान लगा रहा हूं यहां पर, ये तो पता लग गया x बराबर a/2 किस प्रकार आया। देखो दोस्तों क्या होता है, मैं आपको इक्वेशन से बताता हूं। ये हमने समीकरण मानी थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता थी, प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता 0 थी। क्लियर है मेरे लाडलो? अब हमें अर्धायु चाहिए, तो मैं कह रहा हूं अर्धायु वह समय है जब कोई सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित हो जाती है। अब मान लीजिए टी हाफ जब ये a में से a/2 निकल गया और यहाँ ये a/2 उत्पाद बन गया, तो अर्धायु काल यह सांद्रता यानी जो x है किसी समय की सांद्रता थी, तो ये जब बनेगी, जब क्या होगा? यहाँ पर सांद्रता कितनी होगी? a/2 होगी। इसीलिए मैं x के स्थान पर क्या रखने वाला हूं? a/2, क्योंकि x क्या था? वह सांद्रता थी जो उत्पाद में बदल चुकी थी, और ये भी क्या है? जो उत्पाद में बदल चुकी है। क्लियर है मेरे लाडलो? तो यहां से हम अब मान निकालेंगे। देखो मान लगा दो आप, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k1 लॉग a अपॉन a माइनस, और x के स्थान पर क्या लगाना है मेरे लाडलो? a/2 लगाना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया? टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k1, और ये क्या प्राप्त हो गया? लॉग ये a, और ये क्या बचा? आधा बचा, a/2 बचा, और 2 कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो मैं इसे किस प्रकार लिख सकता हूं? 2a अपॉन a, और a से a कट गया, तो यहां पर क्या बचा? टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन k1, क्या बचा? लॉग 2। और 2 की वैल्यू तो आप भली भांति जानते हो, 2 की वैल्यू तो आप भली भांति जानते हो। क्या होता है मेरे लाडलो? लॉग 2 की वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। बस ये मान यहां पर रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? टी हाफ का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं इसे यहां लिख देता हूं ऊपर,
बस ये मान में यहां लगाने पर टी हाफ बराबर क्या प्राप्त हो गया 2.303 अपॉन ये K1 हो गया, और इसका मान कितना हो गया log 2 का मान 0.3010। और जैसे इनको गुणा किया जाता है तो टी हाफ बराबर प्राप्त होता है 0.693 अपॉन K1। ये मान प्राप्त होता है मेरे लाडलो अर्ध आयु काल का। ये होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1। ये क्या है मेरे लाडलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल होता है। ये कांस्टेंट राशि हो गई, और K1 भी क्या हो गया, प्रथम अभिक्रिया कोटि का वेग स्थिरांक होता है। अर्थात अब क्या कहना है यहां से कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो इसमें कहीं अभिकारक की सांद्रता नजर आ रही है क्या, नहीं है, इसीलिए अर्ध आयु काल यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है मेरे लाडलो। और यदि इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, NH4NO2 बदलता है N2+2H2 में, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो विघटित होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो विघटित होते हैं, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं मेरे लाडलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और प्रथम कोटि अभिक्रिया का यदि मात्रक देखा जाए तो मात्रक हमने पहली बात कर ली, क्या होता है मेरे लाडलो, सेकंड इनवर्स होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों क्या है, आप इसको एक दो बार वीडियो को देखने के बाद साथ साथ नोट्स बना के फिर जाके आपको अच्छे समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।